हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। फ्रेंड्स, आइए राज कॉमिक्स में पढ़ते हैं नागराज का अगला भाग, जिसका नाम है विजेता नागराज और जिसके लेखक हैं संजय गुप्ता जी। इच्छाधारी नागों के नागमणि द्वीप में स्थित यह असाधारण गुफा, जानने वाले जानते हैं कि इस गुफा में वास करते हैं सैकड़ों हजारों दिव्य शक्तियों के स्वामी, महाशक्तिमान नागश्रेष्ठ कालदूत महात्मा कालदूत। दिन के सामने खड़ा वह शख्स जहर उगल रहा था अपने मुख से। इस द्वीप से निकले हुए कई सौ वर्ष बीत गए हैं हमें। अब आपको, मुझे और मेरे साथियों को इस द्वीप पर वापस लौटने की आज्ञा देनी ही होगी। हमने कहा कि हम ऐसा करने में असमर्थ हैं। द्वीप के नियमानुसार ऐसी आज्ञा सिर्फ इस द्वीप का राजा नागराज ही दे सकता है, लेकिन तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के दुराचारी और भ्रष्ट कृत्यों को देखकर नागराज तुम्हें ऐसी आज्ञा हरगिज नहीं देगा। वापस लौट जाओ अपनी दुनिया में। विष से भरकर उसका स्वर उभरा। नागराज नागराज नागराज, देवता बना लिया है आपने उसे, लेकिन वह मनुष्य है। उन मनुष्यों में से एक जो अपने स्वार्थ और लालच के लिए अपने प्रियजनों को भी गला काट देने में नहीं हिचकिचाते हैं। देख लीजिएगा, अपने स्वार्थ के लिए नागराज भी एक दिन पूरे ब्रह्मांड के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ और ना सुन सके महात्मा कालदूत। बस 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 करो। नागराज के विरुद्ध बहुत जहर उगल चुके हो तुम। अब चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। पूंछ पटकता वहाँ से रवाना हो गया वह। नागराज मनुष्य अवश्य है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि स्वार्थ और लालच उसे छू भी नहीं पाएगा। मुंबई का शहर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ का सनसनी सी फैली हुई थी, जहाँ के कंट्रोल रूम में अभी कुछ देर पहले जो बोइंग 737 दुबई के लिए उड़ा था, उसे हाईजैकर नामक एक व्यक्ति ने हाईजैक करके जंगल में बने एक टेम्परेरी रनवे पर उतार दिया है। क्या मांग है उसकी? गूंजने लगी हाईजैकर की आवाज़। मुझे 5 करोड़ रुपया और वे 5 व्यक्ति चाहिए जिन्हें भारत सरकार ने आतंकवाद के जुर्म में कैद कर रखा है। अगर 2 घंटे में मेरी मांग ना मानी गई तो प्लेन में सवार 360 व्यक्तियों में से एक भी जिंदा वापस नहीं लौटेगा। पसीने की सैकड़ों बूंदें चहकने लगी थी अधिकारी के माथे पर। पुलिस हेडक्वार्टर को स्थिति की सूचना दो, मैं गृह मंत्रालय से इस विषय में बात करता हूँ। ओके सर। कुछ ही देर में चर्चा आम हो गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। प्रशासन सो रहा था क्या? इधर जंगल में बने वायुसेना की उड़ानों के लिए इस्तेमाल होने वाले टेम्परेरी रनवे को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन अभी तक किसी ने पनेल के पास फटकने की भी कोशिश नहीं की थी। हाईजैकर की धमकी की नंगी तलवार जो लटकी हुई थी सभी के सिर पर। यात्रियों की जिंदगियां चाहिए तो कोई भी प्लेन की तरफ एक कदम भी ना बढ़ाएगा। अपनी सफलता पर फूला नहीं समा रहा था हाईजैकर। प्रशासन ने मेरी मांग मान लेने के सिवा कोई चारा नहीं है। बस कुछ देर की बात है, फिर मैं 10 करोड़ रुपए का मालिक हो जाऊंगा। 5 करोड़ भारत सरकार देगी मुझे और 5 करोड़ देगा वह आतंकवादी संगठन जिसने अपने 5 साथियों को छुड़वाने का मुझे ठेका दिया है। क्या पूरे होने वाले थे हाईजैकर के सपने? नहीं, क्योंकि आ पहुंचा था वहाँ पर नागराज, जिसने अपने नाग सैनिकों की मदद से बना लिया था प्लेन तक पहुंचने का वह रास्ता। और इस रास्ते पर जरा सा चूकने का मतलब है 360 बेगुनाहों जिंदगियों को मौत के मुंह में धकेल देना। लेकिन भला चूक कहाँ होनी थी नागराज से? प्लेन तक तो अब पहुंचा हूँ। अब हाईजैकर को संभलने का मौका दिए बगैर अंदर पहुंचकर उसे दबोचना है। अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर नागराज ने तेजी से खोला प्लेन का दरवाजा और कुछ समझ नहीं पाया हाईजैकर की लहरा उठा वह हवा में। हाईजैकर भरभरा कर ढह गया, जिसके उसके सपनों का महल। इसी के साथ प्लेन के पायलट ने किया बेहद सूझबूझ से भरा वह काम। अब सुरक्षित था प्लेन और उसके साथी और यात्रियां। नागराज, तुम्हारी कहानी को बीते हुए कल का किस्सा बना दूंगा मैं आज। तभी चौंका नागराज। अरे, ये प्लास्टिक का खोला सा कैसा निकाल रहा है? इसके हाथों से घातक ढंग से निकला नागराज को उसके सवाल का जवाब। विज्ञान का अनोखा नमूना है ये बुलेट प्रूफ खोल। इसके बाहर निकलने के साथ ही इसमें जन्म लेते हैं यह बम, जिसकी विशेषता और भयानकता तुम्हें तब पता चलेगी नागराज, जब ये बम तुम्हारे चितड़े उड़ा देंगी। भीषण धमाके से थर्रा उठा आसपास का पूरा वातावरण। कोई नहीं जानता था कि उन धमाकों ने क्या गुल खिलाया था। उफ, सचमुच बहुत घातक है इसके बम और इसके फेंकने वाला प्लास्टिक का खोल। लेकिन इससे बचकर मुझे उस तक पहुंचना ही होगा। नागराज की मंशा को तुरंत ही भांप लिया था हाईजैकर ने। प्लाज्मा बमों की बाढ़ के आगे तुम्हारे इरादे और तुम्हारा शरीर जल्द ही दम तोड़ देंगे नागराज। इस बार अपने बमों के साथ आया हाईजैकर भी इस अप्रत्याशित वार से दूर उछल गया था नागराज। और तब
अपने बनाने वालों को याद कर लो नागराज, क्योंकि यह क्षण तुम्हारी जिंदगी की आखिरी क्षण होंगे। इस बार हाईजैकर द्वारा फेंके गए प्लाज्मा के बमों ने शर्तिया नागराज के परखचे उड़ा देने थे, और अगर नागराज के लिए फरिश्ता बन करना अपोस्ता है। उफ, विष्णु जाति के इच्छाधारी नाग। इधर अपने हाथों में लपके प्लाज्मा बमों को वापस उछाल दिया उसने। उफ, ये अद्भुत इंसान कहाँ से आ गया बीच में। एक अद्भुत रूप धरकर हाईजैकर से टकराया वह अनोखा शख्स, और क्रोध से भुनभुना उठा हाईजैकर। बीच में कूदकर अपनी मौत बुला ली है तुमने। इस बार हाईजैकर के हाथों से गोली निकलने से पहले ही उस तक पहुंच चुका था नागराज। अब कहाँ संभलने का मौका देने वाला था नागराज उसे। तुरंत ही वहां पहुंची पुलिसकर्मियों ने हाईजैकर को दबोच लिया। थैंक यू नागराज, तुमने सही समय पर पहुंचकर सारी स्थिति को संभाल लिया है। मेंशन नोट इंस्पेक्टर, आइए शहर वापस चलते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर, आप पहुंचे। मुझे किसी बहुत ज़रूरी काम से यहाँ रुकना है, क्योंकि मुझे जानना है अभी एक ऐसा रहस्य जो मेरे मस्तिष्क में खलबली मचाए हुए है। तुरंत ही हाईजैकर को लेकर रवाना हो गई पुलिस पार्टी। और नागराज, कहाँ गया वह इच्छाधारी नाग? अभी कुछ देर पहले तो यहीं था। वह आसपास ही जमीन में कहीं घुसा है, उसे तलाश करना ही होगा। जल्दी सफल हुआ नागराज। हाईजैकर के बम के धमाके से बने इस गड्ढे में रह कर गया है वह इच्छाधारी नाग। मैं भी चलता हूँ अब इसमें। गड्ढे में सरक गया नागराज भी, और कुछ पलों बाद जा पहुंचा उस छोटी किंतु अनोखी वह अद्भुत दुनिया में। उफ, ये क्या देख रहा हूँ मैं। विष्णु जाति के उन इच्छाधारी नागों की छोटी सी दुनिया, जिन्हें सदा नशीले पदार्थों का सेवन करने के अपराध में विसर्पी के पिता मणिराज ने नागमणि द्वीप से हमेशा के लिए निकाल दिया था। तो इसी विष्णु जाति का मेरा मददगार, लेकिन वह कहाँ पर है? अपने ही मस्त नशे में धुत पड़े विष्णु जाति के इच्छाधारी नागों के बीच नागराज अपने मददगार को ढूंढने में लगा हुआ था। उफ, इच्छाधारी जैसी अद्भुत शक्ति के स्वामी होने के बावजूद भी ये नाग नशीले पदार्थों के चक्कर में अपने आप को तबाह करने पर तुले हुए हैं। अच्छा हुआ विसर्पी के पिता ने इन्हें नागमणि द्वीप से निकाल दिया, वरना ये द्वीप के सभी नागों को अपना जैसा बना लेते। बाहर निकलकर नागराज देखता है नशीले पदार्थों के खेत, जो यहाँ के इच्छाधारी नागों का मुख्य भोजन है। आखिर नागराज ने ढूंढ लिया अपने मददगार को। तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे? तुम्हारा पीछा करते हुए मैं तुम्हारे बारे में जानने और तुम्हें अपनी जान बचाने का धन्यवाद देने आया था। अत्यंत रूखे स्वर में वह बोला। तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने उस विस्फोटक गोले को नहीं पकड़ा था। वो तो मैंने इसलिए किया था कि उसके गोले ने हमारी छोटी सी शांत दुनिया में हंगामा मचा दिया था। मैं उसे उसका दंड देना चाहता था। खैर, तुम्हारा उद्देश्य जो भी रहा हो, उसमें मेरी जान जरूर बच गई, इसलिए धन्यवाद देना मेरा फर्ज था। ठीक है, अब तुम वापस लौट जाओ। अपने दिल की बात अपने मददगार के सामने रख दी नागराज ने। तुम विष्णु जाति के इच्छाधारी नाग हो, फिर भी तुम अपना जीवन नशीले पदार्थों को खाकर तबाह कर रहे हो। अगर तुम अपने साथियों के साथ मेरी नाग सेना में शामिल हो जाओ तो तुम नशीले पदार्थों की दबाव से बच जाओगे और मानवता की भलाई के काम भी आ सकते हो। नागराज की बात सुनकर भड़क उठा वह। हमें उपदेश देने का प्रयत्न मत करो। मानवता की भलाई बुराई से हमें कुछ लेना देना नहीं है। अपनी दुनिया में मस्त रहना चाहते हैं हम। लेकिन मेरी बात तो सुनो बस। अब कुछ सुनना नहीं चाहता मैं। चले जाओ यहाँ से। फिर कभी इधर आने की कोशिश की तो विष्णु के कहर से बच नहीं पाओगे तुम। बबक उठा नागराज भी। ठीक है विष्णु, फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन याद रखना तुम्हें और तुम्हारे साथियों को अपनी नाग सेना में शामिल करके ही रहूँगा, और तब तक ऐसा नहीं हो जा चैन से नहीं बैठूंगा मैं। फिर एक पल भी वहाँ नहीं रुका नागराज। मैं इन्हें इस तरह तबाह नहीं होने दूंगा। महात्मा गोरखनाथ की सलाह लेनी ही होगी मुझे। नागराज के बुलावे पर उसके सामने प्रकट हुए महात्मा गोरखनाथ, जो सारी स्थिति से अवगत कराया नागराज ने उन्हें। तुम सही दिशा में सोच रहे हो नागराज। इसी में विष्णु जाति और मानवता की भलाई है, लेकिन उन्हें अपनी नाग सेना में शामिल करने के लिए तुम्हें नायक से खलनायक बनना होगा नागराज। नायक से खलनायक? मैं कुछ समझा नहीं महात्मा। सुनो, मैं समझाता हूँ तुम्हें। फिर नागराज को जाने क्या क्या समझाते चले गए महात्मा गुरु गोरखनाथ। विष्णु जाति के इच्छाधारी नागों की उस छोटी सी अद्भुत दुनिया में हड़कंप मच गया। तब जब आग हमारे खाद्य पदार्थों के खेतों में आग लग गई है। भाग खड़ा हुआ प्रत्येक नाग। भागो, आग बुझाओ, बुझाओ आग। लेकिन आग बुझ सकने की स्थिति में कई कदम आगे बढ़ चुकी थी। उफ, हमारे खाद्य पदार्थों के खेत जलकर स्वाहा हो गए हैं। लेकिन ये आग लगी कैसे? किसने लगाई है ये आग? तभी पीछे से आवाज़ आती है, मैंने लगाई है ये आवाज़। वे सभी नागराज को देखकर हैरान रह जाते हैं। नागराज, तुम? हाँ, मैंने ये आग लगाई है, इसलिए लगाई है ताकि तुम इन नशीले खाद्य पदार्थों का और अधिक सेवन ना कर सको और मेरी शर्त मान लो। ओह, यानी तुम भी बुराई के रास्ते पर चल निकले हो नागराज? हाँ, लेकिन ये सब
तुम्हारे लिए किया मैंने, तुम्हारे लिए बना हूँ मैं खलनायक, फुकार उठा विष्णु। अगर ऐसा है तो अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जाओगे नागराज। विष्णु के साथ कई सर्प मानव क्रोध से भनभना उठे थे, लेकिन पीछे हट जाओ तुम सभी। विष्णु और उसके साथियों पर टूट पड़ा नागराज। साधारण मनुष्यों के सामने कारगर होगी तुम्हारी शक्ति, लेकिन मैं हूँ नागराज, नागराज हूँ मैं। नागराज के समय सामने भला कब तक खड़े रह पाते नशे में झूमते हुए सर्प मानव। जब तक तुम मेरी बात और शर्त नहीं मान लेते तब तक तुम्हारे लिए मेरा यह खलनायकी वाला रूप मौजूद रहेगा। फिर आऊँगा मैं तुम्हें अपना कहर बरसाने के लिए तुम पर। नागराज के चले जाने के बाद संभले सब विषण सर्प मानव। हमें नागराज की बात मान लेनी चाहिए, वरना उसका कहर हर हम पर ऐसे ही बरसता रहेगा। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। नागराज हमें और तंग नहीं कर सकता है। उसके कहर से बचने का एक उपाय है मेरे पास। दुनिया की मक्कारी नज़र आ रही थी विषण की आंखों में। दिल्ली का प्रगति मैदान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रगति मैदान में आज लगा हुआ था इंटरनेशनल डायमंड ट्रेड फेयर। विश्व के एक से बढ़कर एक बेशकीमती हीरे सजा रखे थे वहां पर उन लोगों ने। पंडाल नंबर 7, जिसमें मौजूद प्रत्येक शख्स की आंखों की चमक के आगे फीकी नजर आ रही थी वहां रखे हीरो की चमक। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन आंखों के सामने मौजूद था नागराज, हमारा असली सुपर हीरो। उफ नागराज! लेकिन क्यों पहुंचा आज यहाँ नागराज यहाँ पर? किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यूँ जवाब देगा नागराज। यहाँ रखे एक एक हीरे को अपने साथ ले जाने आया हूँ मैं, और तुम में से कोई मेरे काम में अड़ंगा न डाले, इसलिए तुम्हें अपने नाग सैनिकों से बंदी बना लेता हूँ मैं अभी। नागराज के नाग सभी पर कहर बनकर टूट रहे थे। नागराज हमारा नायक खलनायक बन चुका है। हाँ, खलनायक हूँ मैं, खलनायक हूँ मैं। नागराज खलनायक हो गया है तुम लोगों के लिए। हाँ, खलनायक हूँ मैं। हड्डियों को सर्द कर देने वाला ठटाका लगाया नागराज ने। नागराज के हाथों खाली होने लगे थे कीमती हीरो के शोकेस। नागराज उस काम में जुट गया जो उसके नाम से कतई मेल नहीं खाता था। कुछ पलों बाद, अच्छा दोस्तों, गुड बाय, फिर मिलेंगे। लाखों करोड़ों रुपए के हीरे लेकर वह जा रहा था नागराज वहां से। नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित भगवान पशुपतिनाथ का भव्य मंदिर, जिसकी बुर्जी पर गर्व से अपना सिर उठाए लगा है यह विशाल स्वर्ण छत्र। उसी छत्र के साथ आज मंदिर के सुरक्षा कर्मियों को नजर आ रहा था वह शख्स जिसे सारी दुनिया नागराज के नाम से जानती है। नागराज इस तरह छत्र को तक क्यों पहुंच रहा है? क्या इरादे हैं इसके? क्षण भर बाद ही जान गए सभी नागराज के इरादे। अरे, वो छत्र को उखाड़ने की कोशिश कर रहा है, रोको उसे। बरस पड़ी थी गोलियां नागराज पर, लेकिन नागराज छत्र की ओट लेकर न केवल गोलियों से बचा बल्कि छत्र को उखाड़ लिया था उसने और ले उड़ा नागराज। उफ, हमारी गोलियों की पहुंच से बहुत दूर जा चुका है वह। मुंबई चौपाटी सैलानियों की मौज मस्ती के लिए एक आदर्श स्थान। मौज मस्ती में डूबे सैलानी उस समय रोमांचित हो उठे जब उन्हें नजर आया नागराज। वाह, नागराज इस समय बीच पर नहाना छोड़ो फ्रेंड्स, और नागराज से मिलते हैं और उसका ऑटोग्राफ लेते हैं। नागराज के ऑटोग्राफ लेने के लिए बड़ा सैलानियों का रेला। लेकिन ऑटोग्राफ की जगह नागराज ने उन्हें दिए अपनी सर्प सेना के सर्पों का कहर। हाय मम्मी रे! दहशत तो फैलनी ही थी, अड़कम तो मचना ही था। भागो भागो, वरना सांप काट खाएंगे हमें। गिड़गिड़ा उठा वह बच्चा। प्लीज़ नागराज अंकल, मेरे पास नागों को मत लाइए, मुझे बहुत डर लगता है। प्लीज़, नाग से डर लगता है तुम्हें? कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा डर दूर किए देता हूँ मैं। और ये क्या? नागराज ने उस मासूम पर अपने सर्प छोड़ दिए थे। उफ, ये घिनौना कृत्य किया था नागराज ने। दहशत से अपने होश गंवा बैठा वह मासूम। उधर उसकी माँ यह देखकर चिल्ला पड़ी, दीपू। सैकड़ों बद्दुआएं निकल पड़ी उस माँ के मुख से जिसका कुलदीपक मौत के तूफान से जूझ रहा था। नागराज, कुत्ते की मौत मरेगा तू। कीड़े पड़ेंगे नागराज तुझे, कीड़े पड़ेंगे तुझे। भैंसियों जैसी हलक फाड़ कर हंसा नागराज। हा 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 हा, कोसो और बद्दुआएं दो, क्योंकि यही चाहता हूँ मैं यही चाहता हूँ। हा 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 हा, जल्द ही। ये सब क्या है इंस्पेक्टर? क्या क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है मुझे? यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर नागराज। पुलिस हेडक्वार्टर चलो नागराज, सब पता चल जाएगा तुम्हें। चलो, क्या चक्कर है ये? कुछ पलों बाद ही मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर में झूठ है ये सब। पिछले 5 दिनों से शहरी दुनिया से बिल्कुल नाता तोड़कर मैं अपने किसी महत्वपूर्ण काम में लगा हुआ था, और आप कह रहे हैं कि मैंने इन दिनों देश विदेश में सैकड़ों अपराध किए। नागराज, सच यही है नागराज, और इस सच को साबित करने के लिए हमारे पास न केवल सैकड़ों चश्मदीद गवाह हैं बल्कि कई फिल्में भी हैं। आओ दिखाते हैं हम तुम्हें। और यह सब देखकर नागराज हैरान रह जाता है। फिल्में देखकर घूम गया नागराज का
दिमाग। उफ नहीं, ये नहीं हो सकता है। अब तो ज्वालामुखी से भड़क उठा कमिश्नर ऑफ पुलिस का गुस्सा। ये तुम ही हो नागराज, और ये तुम इसलिए हो क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक ही नागराज है। दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स है जिसके पास सर्प सैनिक जैसे अद्भुत हथियार हैं, लेकिन डोंट द एनीथिंग। गिरफ्तार कर लो। तुरंत ही नागराज के हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी गई थी। उफ, क्या चक्कर है ये सब। महात्मा कालदूत की गुफा का जर्रा जर्रा कांप रहा था विचलन की क्रोध भरी आवाज से। इससे पहले मैं इस द्वीप पर आपसे यह प्रार्थना करने आया था कि आप मुझे व मेरे साथियों को वापस द्वीप पर आने की आज्ञा दीजिए, लेकिन आपने हमें दुराचारी, भ्रष्ट और ना जाने क्या क्या कहा था। लेकिन आज ये बताने आया हूँ मैं आपको कि दुराचारी, भ्रष्टाचारी हम नहीं, वह है जिसे आप देवता, सम्राट, मानवता का रखवाला और ना जाने ऐसे कितने नामों से पुकारते हो। भलाई के रास्ते पर चलने वाला आपका चहेता नागराज बुराई के रास्ते पर चल पड़ा है आज। कुछ ना समझे महात्मा कालदूत तभी तो उलझन से भरे स्वर बोल पड़े थे वे। विस्तार से बताओ विचलन, कहना क्या चाहते हो तुम। विचलन बताता चला गया अपनी वह दुख भरी गाथा, जिसका एक एक शब्द विस्फोटक साबित हुआ कालदूत के सामने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है नागराज, ऐसा कभी नहीं कर सकता है। बिफर पड़ा विचलन। अंधे हो गए हैं आप। तभी इतना कुछ हो जाने के बाद भी आप नागराज को सिर्फ और सिर्फ नायक के रूप में देख रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि नागराज खलनायक बन चुका है। ऐसा ही हुआ है, एकदम ऐसा ही हुआ है। मैंने पहले भी सचेत किया था आपको, मैंने आपको पहले भी बताया था मनुष्य की प्रवृत्ति के बारे में, लेकिन आप ही है सब कुछ इसलिए मानने को तैयार नहीं है क्योंकि आपकी आंखों पर नागराज के मोह का पर्दा पड़ा हुआ है। खलनायक नागराज के मोह का पर्दा। लेकिन आप मेरी बात पर विश्वास मत कीजिए, अपनी दिव्य दृष्टि से देख लीजिए। हमारे ऊपर किए गए नागराज के जुल्मों को दिव्य दृष्टि का उपयोग किया कालदूत ने। अपने स्वार्थों के लिए नागराज ऐसी घिनौनी हरकत करेगा, ये हम सपने में भी नहीं सोच सकते। देखना होगा हमें कि इस समय कहाँ पर है नागराज। दिव्य दृष्टि की मदद से नागराज को देख उछल तो पड़े थे महात्मा कालदूत। नागराज जेल में, लेकिन ये क्यों हो रहा है। और फिर वो विस्तार से सब कुछ अपनी दिव्य दृष्टि से देखने लगते हैं। उफ, ये क्या क्या नागराज ने। पट से खुल गई महात्मा कालदूत की आंखों में नजर आने वाला नफरत का तूफान। अपनी शक्तियों के मद में चूर होकर नागराज नायक से खलनायक बनता जा रहा है। स्वार्थी और लालची हो गया नागराज, और इस काम में उसका साथ दे रहे हैं गुरु गोरखनाथ। उन दोनों की स्वार्थ की है आगे एक दिन पूरी मानवता को ले डूबेगी। नागदंत की तरह ही प्रलयंकारी साबित होगा नागराज, और ऐसा हो उससे पहले ही रोकना होगा उन्हें। उनके लालच और स्वार्थ के साथ ही खत्म करना होगा उन्हें भी। अगले ही पल अंगारे उगलती कालदूत की आंखों से विचित्र सितारों की बारिश सी होने लगी, और जो दो आकृतियों का निर्माण करती चली गई थी। हीरे की मानी चमक उठी थी विचलन की आंखें। मेरी हर योजना सफल होगी है नागराज, अब तू ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकेगा, और जब तक मौत तुझे अपनी बाहों में सपेट नहीं लेगी मैं चैन से नहीं बैठूंगा नागराज। इधर जेल में बंद नागराज, किसी ने मेरा रूप धर के और अपने हाथों से नाक छोड़कर मुझे बदनाम करने की साजिश की है, और उसमें वह पूरी तरह सफल भी हो गया है। अगर मैं यूं ही जेल में बंद रहा तो कठोरता से भरता चला गया नागराज का चेहरा। मुझे उसकी साजिश को विफल करना ही होगा। पुकार उठा नागराज, बाहर आओ सोडांगी। नागराज के शरीर से निकली सोडांगी रह गई सलाखों के बाहर की तरफ, और देखते ही उसने सलाखों पर लगे ताले को तोड़ दिया था। अब आज़ाद हो गया था नागराज। धन्यवाद सोडांगी, अब तुम वापस मेरे जिस्म में समा सकती हो। सोडांगी समा गई थी नागराज के जिस्म में, लेकिन जैसे ही वहाँ से चलने को हुआ नागराज, रुक जाओ नागराज। सॉरी दोस्तों, मेरे पास रोकने का टाइम नहीं है। हल्की सी विष पुकार बहुत होगी इन्हें बेहोश करने के लिए। जेल के सुरक्षा कर्मियों को अपने सर्प सैनिकों से बेबस करके बाहर निकला नागराज। अचानक चौंक पड़ा था। अरे, ये सितारों की बारिश कैसी हो रही है। बरसते हुए वे रंगीन सितारे लेने लगे एक मानव आकृति का रूप, जो जब पूर्ण हुई तो थरथरा कर रह गया नागराज। कुछ पलों के लिए हैरानी के भूत नाच उठे थे उसके चेहरे पर। मरने के लिए तैयार हो जाओ नागराज, तेरी जिंदगी के दिए को बुझाने आया है विष रखा। ये देखकर नागराज हैरान था। कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, और मुझे मौत देने को क्यों मरे जा रहे हो तुम। नागराज के हर सवाल का जवाब दिया विषरखा ने अपने प्रचंड वार से। अपने मृत्यु देवता के पास पहुंचकर अपने गुरु गोरखनाथ के साथ जवाब मांगना अपने हर सवाल का। उफ, महात्मा गुरु गोरखनाथ से क्या संबंध है इसका, उनका नाम क्यों ले रहा है ये सब बाद में सोचने की बात है, लेकिन पहले अपने आप को इससे बचाने की सोचूं मैं। नीचे गिरने के साथ रबड़ के बबुए की भांति संभला नागराज।
और जैसे हवा पर सवार होकर विसरखा पर पहुंचा वह। मेरे हर सवाल का जवाब तुम्हें ही देना होगा। अचानक आश्चर्य से फटती चली गई थी नागराज की आंखें। उफ, ये नहीं हो सकता है। सामने का दृश्य कुछ ऐसा ही था। अपने स्वार्थ के लिए तुम धीरे धीरे विश्व के लिए खतरा बनते जा रहे हो नागराज, इसलिए तुम्हारा खत्म होना अब बहुत जरूरी है। नागराज को मिट्टी का पुतला समझकर कितनी बड़ी भूल की है तुमने, ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा। अचानक वार करने के साथ ही पहुंच चुका रह गया था नागराज। उफ, मेरा हाथ तो इसके आर पार निकल गया है। अब मौत के शिकंजे में फंस गया है तू नागराज, नहीं बचेगा तू अब नहीं बचेगा। नागराज की गर्दन पर सख्ती से जम गए थे विसरखा के हाथ। जल में मछली की भांति छटपटा उठा था नागराज। अब एक भी सांस और नहीं ले पाएगा तू नागराज, हा 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 हा। इसकी फौलादी पकड़ से छूट नहीं पा रहा हूं मैं, धीरे धीरे दम घुटता जा रहा है मेरा। आह, ठीक मौत के दरवाजे पर पहुंच गया था नागराज। तब नागराज के शरीर से निकली सोडांगी। पीछे हट जाओ नीच, इस अप्रत्याशी वार से लड़खड़ा गया विसरखा, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए, क्योंकि अगले पल उसने सोडांगी को रॉकेट बना दिया था। नागराज के सर्प सैनिक झपटे विसरखा पर और कुछ न बिगाड़ सके वे विसरखा का। इन तुच्छ नागों की क्या बिसात जो रोक सके विसरखा को। उफ, क्या किया जाए इससे निपटने के लिए। राजधानी एक्सप्रेस से भी ज़्यादा तेज दौड़ते नागराज के दिमाग ने आखिर ढूंढ ही लिया विसरखा से निपटने का तरीका। हाई टेंशन वायर के जंक्शन के पास स्थित वाटर टैंक से शायद कुछ बात बन सके। वाटर टैंक की तरफ लहराया जो नागराज, तो उसके पीछे पीछे लहराया विसरखा भी। जहाँ तू जाएगा नागराज वहाँ मैं भी जाऊँगा, और ये क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक तू मौत की नींद में नहीं सो जाता है नागराज। घातक थी बहुत ये काली किरणें जिनसे नागराज तो शानदार कलाबाजी खाकर बच गया, लेकिन वाटर टैंक न बच सका। और अगले ही पल ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ वहाँ जैसे भाखड़ा पान टूट गया हो। भलभला उठे पानी के चपेट में आने से स्वयं को बचा न सका विसरखा। इधर नागराज ने लपक कर उठा लिया कार की टूटी बॉडी का वह धारदार टुकड़ा, जिसे पूरी शक्ति के साथ उछाल देने में एक पल का हजारवां हिस्सा भी नहीं गंवाया था नागराज ने। और परिणाम सामने था। खंबे से जुदा होकर पानी में आ गिरे करंट, उगलते हाई टेंशन के तार इसी के साथ पानी में फैलते चले गए। 2500 वोल्ट के करंट ने चीखें उबाल दी थी विसरखा के कंठ से, और वह चीखें विसरखा की अंतिम चीखें साबित हुई थी। स्तब्ध खड़े थे नागराज और सोडांगी। कौन था ये विसरखा और कहाँ से आया था? ऐसे सैकड़ों सवाल मेरे मस्तिष्क के मैदान में भी कुश्तियाँ लड़ रहे हैं, इसलिए मुझे उनका जवाब पाने के लिए महात्मा गुरु गोरखनाथ से संपर्क करना होगा, क्योंकि उसने ना जाने क्यों लड़ाई के बीच गुरु गोरखनाथ का नाम लिया था। आंखें बंद कर ली नागराज ने और पुकार उठा, महात्मा गुरु गोरखनाथ प्रकट हो। लेकिन आज वह हो गया जो पहले कभी नहीं हुआ था। मेरी पुकार पर महात्मा गुरु गोरखनाथ नहीं आए। जरूर किसी मुसीबत में फंसे हैं वे। एक पल भी वहाँ नहीं रुका नागराज। मेरे शरीर में समा जाओ सोडांगी, मुझे तुरंत महात्मा गुरु गोरखनाथ के आश्रम में पहुंचना। लगता है उन पर कोई संकट आने वाला है। महात्मा गुरु गोरखनाथ एक अजीब सी समस्या से दो चार हो रहे थे। कौन हो तुम? क्या करने आए हो यहाँ पर? सर्पकंठा नाम है मेरा। तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ मैं। कहाँ ले जाना चाहते हो तुम मुझे? इसका पता तुम्हें वहीं पहुँच कर चलेगा गोरखनाथ जी। उगल दी सर्पकंठा ने वह विश्व पुकार की आंधी, लेकिन इस तूफान के आगे तिनके की तरह उड़ जाएगी तेरी विश्व पुकार की आंधी। गरजे गुरु गोरखनाथ। सिकांगी हमला। गजब की तेजी से झपटा सैकड़ों जादुई शक्तियों का स्वामी सिकांगी। खिंचता चला गया वह लक्ष्मण रेखा जिसमें निकलने की कोशिश करने वाला तुरंत भस्म हो जाता है। लेकिन बच्चों का खेल है मेरे लिए इस अग्नि रेखा को पार कर लेना, क्योंकि स्वामी ने मुझे बनाते समय सिकागी की प्रत्येक शक्ति का भरपूर ख्याल रखा है, और इस बात का भी ख्याल रखा है कि उन्होंने की सिकागी से कैसे निपटा जा सकता है। सिकागी की संपूर्ण शक्तियाँ धरी की धरी रह गई उस अद्भुत पिंजरे के सामने। बेबस सा कैद होकर रह गया था वह उसमें। स्तब्ध थे खड़े रह गए गुरु गोरखनाथ। कौन है इसका स्वामी जो सिकागी तक को वश में करने की कला जानता है? और तब अब तुम्हें भी कैद करके मैं ले चलूँगा स्वामी के पास। गुरु गोरखनाथ को कैद करने को उनकी तरफ बढ़ा वह अद्भुत पिंजरा, लेकिन पिंजरे के गुरु गोरखनाथ तक पहुंचने से पहले वहां पहुंच चुका था नागराज। मेरे होते आप पर कोई आंच नहीं आ सकती है महात्मा। गुरु गोरखनाथ को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर नागराज ने ली सर्पकंठा की खबर। महात्मा गुरु गोरखनाथ को कैद करने की सोचने वाले तेरे शरीर में कैद तेरी आत्मा को आज़ाद कर दूंगा मैं। महात्मा गुरु गोरखनाथ के पीछे नहीं रहे वार करने में। दुष्ट, ज़्यादा समय तक नहीं झेल पाएगा तू
इन दो तरफा वारों को, स्थिति की गंभीरता को समझ चुका था सर्पकंठा। इन दोनों से जीतना मुश्किल हो जाएगा, मुझे स्वामी की विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करना ही होगा। दूसरे क्षण उठा जो सर्पकंठा का हाथ तो प्रकट हुआ, उसमें एक विचित्र हथियार जिसे पूरी शक्ति के साथ सर्पकंठा ने जमीन पर दे मारा था। इसी के साथ जैसे जलजला सा आ गया वहां पर। उफ, मेरे चारों तरफ की धरती लावा उगलने लगी है। उफ, ये क्या हो रहा है। भौंच के रह गए थे महात्मा गुरु गोरखनाथ ये देखकर, लेकिन उनके भौचकेपन का भरपूर फायदा उठाया सर्पकंठा ने। सर्पकंठा के हाथों से निकलकर वह विचित्र कांटों का ताज जा लिपटा महात्मा गुरु गोरखनाथ के मस्तिष्क से। इसी के साथ गूंज उठी महात्मा गुरु गोरखनाथ के हल्क से एक दर्दनाक चीख। आह! सर्पकंठा ने बेहद तेजी से आगे बढ़कर पीड़ा से चीखते महात्मा गुरु गोरखनाथ के शरीर को संभाला और उसे लेकर अद्भुत तरीके से अदृश्य होता चला गया था। वह जब नागराज लावा उगलती धरती के घेरे से निकला तब कुछ बाकी ना था वहां पर। उफ, कौन था ये विचित्र शक्तियों का स्वामी? क्यों और कहाँ ले गया वह महात्मा जी का अपहरण करके? सैकड़ों सवाल नाच रहे थे नागराज के मस्तिष्क में, लेकिन जवाब एक का भी नहीं था। सोच पा रहा था इन सवालों का जवाब तो आने वाला वक्त ही दे सकता है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल अभी बाकी हैं जिनके जवाब मैं खुद ढूंढ सकता हूँ, इसलिए मुझे तुरंत जुट जाना चाहिए इनमें। किन सवालों की बात कर रहा था नागराज? इधर नागमणि द्वीप पर कालदूत की गुफा गूंज रही थी गुरु गोरखनाथ की अचरज भरी आवाज से। महात्मा कालदूत, आप है सर्पकंठा के स्वामी? आपने सर्पकंठा के हाथों अपहरण कराया है हमारा? हाँ गुरु गोरखनाथ, हाँ। और जानते हो मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे अपराधों की सजा अपने हाथों से देना चाहता हूँ। किस अपराध की बात कर रहे हैं आप? कालदूत ने गुरु गोरखनाथ को बताया, उनका अपराध तो आपको गलतफहमी हुई है महात्मा। नागराज के नाम पर देश विदेश में जो अपराध हुए वह नागराज के किसी दुश्मन का षड्यंत्र है, क्योंकि जिन दिनों वे अपराध हुए नागराज विसर्ण जाति के नागों को अपने वश में करने में लगा हुआ था। विसर्ण जाति के नागों को नागराज की नाग सेना में शामिल करने की सोच हमने कोई अपराध नहीं किया, बल्कि उस संपूर्ण जाति को बचाने की कोशिश की है जो नशीले पदार्थों का सेवन करके अपने आप को तबाह बर्बाद करने पर तुली हुई है। तभी मेरे कहने पर नागराज ने उनके खेतों और घरों में आग लगाई थी, ताकि वे भूख और भूखे रहने की समस्या से परेशान होकर नागराज की शर्त मानने पर मजबूर हो जाए। क्रोध से दहाड़ उठे महात्मा कालदूत, पृथ्वी पर हर प्राणी को स्वतंत्र रूप से रहने का अधिकार है। तुम इस बात को अच्छी तरह जानते हो, लेकिन फिर भी तुमने अपने स्वार्थ के लिए विसर्ण जाति के नागों को तंग किया। नागराज ने अपने स्वार्थ के लिए देश विदेश में डाके डाले, इसलिए तुम दोनों को समाप्त करने का निर्णय किया है। तुम यहाँ आ ही पहुंचे हो, नागराज को भी विसर्खा खत्म करके आता ही होगा। तभी वहां प्रवेश किया सर्पकंठा ने। नागराज की मुझसे मुठभेड़ हुई, इस बात का सबूत है स्वामी की नागराज जीवित है और विसर्खा मारा जा चुका है। महात्मा कालदूत को अपने और नागराज की टकराव की सारी दास्तान सुना दी थी सर्पकंठा ने, और अंत में बोला, आप आज्ञा दे तो नागराज को मैं अभी बंदी बना कर लाता हूँ स्वामी। हाँ सर्पकंठा, जाओ तुम यहाँ से। महात्मा गुरु गोरखनाथ सर्पकंठा को रोकने आगे बढ़े तो उसके शरीर से बेल की भांति लिपटती चली गई थी काल सर्पी। हा। नागराज इस समय नजर आ रहा था फन पार्क में, जहाँ सैकड़ों मासूम बच्चे आनंद से झूम रहे थे। आज इनके आनंद में ऐसा खलल डलेगा जिससे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। खलबली मच गई बच्चों की हंसती खेलती दुनिया में। उफ, सांपों के पहुंचने का एक ही मतलब है कि खलनायक नागराज आ गया है यहाँ पर, भागो भागो। हा। बड़ा सुकून मिलता है ये देखकर दिल को कि आतंक का दूसरा नाम बन गया है नागराज का नाम। लेकिन अभी ये आतंक रुकेगा नहीं, बल्कि दिन दुनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा ये। हा। बच्चों की तरफ बढ़ते चले गए थे वे नाग। रास्ते में दूसरे नागों से कुत्थम कुत्था होकर रह गए वे। अचरज डेरा जमाता चला गया मासूम बच्चों की उन निगाहों में। नागराज, एक और नागराज, दो नागराज, कौन है असली और कौन है नकली यहाँ पर? देखते रहो बच्चों, अभी हो जाएगा इस बात का सच और फैसला। इस लड़ाई का फैसला तुम्हारी मौत से होगा नागराज। इस बार वार करने के साथ ही नागराज ने नोच लिया दूसरे नागराज का चेहरा, और इसी के साथ हो गया असली और नकली का फैसला। उफ विष्णु, तुम? हाँ, मैं दुनिया की नज़रों में तुम्हें असली खलनायक बनाने के लिए मैंने ही तुम्हारा रूप धरा था। मैंने ही किए वे अपराध जो तुमने कभी नहीं कर सकते थे नागराज। खैर, मैं अपने इस उद्देश्य में तो सफल नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें नेस्तानुभूत करने में जरूर सफल हो जाऊंगा। अपने मुख से जो उगली विसर्जन ने विष भरी फुकार, तो नागराज ने रोका एक उसे अनोखे तरीके से। नागराज के सरफ सैनिक जा समा गए थे विसर्ण के मुंह में। तुम जैसे नशेड़ी मेरे सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकते हैं विसर्ण। जमीन सूंघने को मजबूर कर दिया नागराज
ने उस विषण को अपने प्रचंड वारों से बेहोश होकर नीचे जा गिरा था। वह तब नागराज ने बच्चों के सामने पेश की अपनी सफाई। अच्छी तरह देख लो बच्चों, यह है वह कमीना जिसने नायक होते हुए भी मुझे खलनायक बनाकर रख दिया था तुम्हारे सामने। किलकारी मारते अपने असली नायक से जा लिपटे सभी बच्चे। टैन 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 टैन। हमने तुम्हें खलनायक समझकर बहुत बड़ी भूल किया नागराज, हमें माफ़ कर दो। पल भर में दूर हो गए सभी के गिले शिकवे। अब तुम खेलो कूदो बच्चों, मैं इसे पुलिस हेडक्वार्टर लेकर पहुंचता हूं ताकि सारी दुनिया इसकी असलियत जान सके। अब तुम कहीं नहीं जा सकते हो नागराज, क्योंकि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उफ सरपकंठा, तुम यही ले गया था महात्मा गुरु गोरखनाथ को और अब ये मुझे लेने आया है। सारा रहस्य जानने का एक सुनहरी मौका है मिला है मुझे, इसे अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा मैं। नागराज ने आसानी से पूरी हो जाने दी सरपकंठा की इच्छा। नागराज को लेकर गायब होता चला गया था सरपकंठा। होश में आ चुके विसलन ने भी देखा वह दृश्य। नागराज को लेकर गायब हो गया सरपकंठा। कहाँ पहुंचेगा उसे लेकर ये अच्छी तरह जानता हूं मैं, इसलिए मैं भी वहां पहुंचकर अपनी आंखों से देखूंगा नागराज की मौत का नज़ारा। कालदूत की गुफा के कोने कोने में गूंज रही थी नागराज और गुरु गोरखनाथ के कंठ से निकलने वाली दर्दनाक चीखें, और साथ ही गूंज रहा था महात्मा कालदूत के मुख से निकलने वाला ठठासा। रोक लीजिए महात्मा कालदूत, रोक लीजिए अपनी शक्तियों को, मत खेलिए हमारे साथ दरिंदगी भरा यह खेल। उफ हा हा हा, अब तो यह खेल तुम दोनों के विनाश के साथ ही खत्म होगा। हा हा हा। अचानक चट्टान की बाती कठोर होता चला गया। गोरखनाथ का चेहरा विरोध से लबालब भरा स्वर निकला उनके मुख से। महात्मा नहीं रहे हैं आप, वैसीपन पर उतरे आए हैं आप, वैसी हो गए हैं आप, वैसी। हाँ वैसीपन ही है ये, और ये देख इसका एक और नमूना। कालदूत के हाथ में थमे नागदंड से उकल दिए मौत के वे छल्ले, लेकिन पहुंच नहीं पाए वे नागराज तक। मेरे जीते जी नागराज के शरीर पर खरोच भी नहीं डाल सकते हैं आप महात्मा। अपने बंधनों को तिनके की भांति तोड़ दिया गोरखनाथ ने। उफ, तो अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का इरादा है अब तेरा। हाँ महात्मा, आपके सामने मैं यह अपराध करना तो नहीं चाहता था, परंतु अब इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है मेरे पास। अपनी शक्तियों के बल पर नागराज को भी आज़ाद कर दिया महात्मा गुरु गोरखनाथ ने। कालदूत की आंखों में कहर और आवाज में जहर भरता चला गया था। आज़ाद हो गए हो तुम, लेकिन मृत्यु से नहीं बच पाओगे तुम, बल्कि और भी ज़्यादा घिनौनी मौत मरोगे तुम सरपकंठा के हाथों। अपनी शक्तियों के साथ आगे बढ़ा सरपकंठा, स्वयं को बचाकर सरपरस्ती पर लहराया नागराज। बचमिए महात्मा, और इसका ध्यान बटाने की कोशिश कीजिए आप। मात्र ध्यान ही नहीं बटाऊंगा मैं इसका, बल्कि इसे मौत की घाट भी उतारूंगा मैं। अंदर मौत से जूझ रहे गोरखनाथ और नागराज को देखकर भरपूर आनंद ले रहा था गुफा के बाहर खड़ा विष्णु। हा हा हा, मेरा जाल उन दोनों को तेजी से मौत के मुंह में खींचता ले जा रहा है, और जैसे ही नागराज की लाश धरती पर गिरेगी, मेरे और मेरे साथियों के नागमणि द्वीप पर वापस लौटने के सभी रास्ते खुल जाएंगे। अचानक विसरण की खुशी के क्षण आश्चर्य के पलों में बदलते चले गए थे। जाल से बुरी तरह जकड़ कर रह गए विसरण को दिखाई दे रहा था। उफ विसर्पी तुम, हाँ मैं दुष्ट, तुम्हारी सारी हरकत जान चुकी हूँ मैं। अब महात्मा कालदूत के पास ले जाऊंगी मैं तुम्हें। सारी बात जानकर वे नागराज को नहीं, तुम्हें एक भयानक मौत देंगे। जहरीली मुस्कान खेलती चली गई विसरण के होठों पर विसर्पी की बात सुनकर। इस भ्रम में मत रहो विसर्पी, मुझे मौत देने की सोच भी नहीं सकते महात्मा कालदूत। मुझ में और नागराज में से अगर वे किसी को मौत देने के लिए चुनेंगे तो वो निसंदेह नागराज ही होगा। क्यों, ऐसी क्या विशेषता है तुम में? विसर्ण ने अपनी जो विशेषता बताई उसे सुनकर सन रह गई थी विसर्पी। उफ, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा ही है विसर्पी, मुझे अंदर ले चलो, तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा। और अंदर सर्पकंठा की शक्तियों से तुम ज़्यादा देर स्वयं को बचा नहीं सकते हो गोरखनाथ, तुम्हें लाश बनकर धरा पर गिरना ही होगा। महात्मा से उलझने के चक्कर में उसका ध्यान कुछ पलों के लिए मुझसे हट गया है। यही मौका है कुछ कर गुजरने का। अपनी सरपरस्ती का इस्तेमाल किया नागराज ने, और खिंचता हुआ धड़ाम से नीचे आ गिरा सर्पकंठा। विषाग्नि का तूफान उगलता हुआ नागराज आया उसकी तरफ। अब इसे संभलने का कोई मौका देना बेवकूफ़ी होगी। अपने हल्क से विषाग्नि का बवंडर तब उगलता रह गया नागराज, जब तक लाश में बदल कर नीचे न गिरा सर्पकंठा। फट पड़ा कालदूत के क्रोध का ज्वालामुखी। बहुत हुआ चूहे बिल्ली का खेल, अब स्वयं खत्म करूंगा मैं तुम दोनों को। हे ईश्वर, ये क्या दिन दिखा रहा है। महात्मा कालदूत से एक बार फिर टकराओ। अपनी समस्त शक्तियों के साथ हमला बोल दिया कालदूत ने। तेरा अंत अवश्य होगा नागराज, अपने आप को बचाने के लिए मुझे टकराना ही होगा महात्मा कालदूत से।
जब गजब की फुर्ती का प्रदर्शन करते हुए नागराज ने कालदूत के हाथों से छीन लिया वह प्रलयंकारी त्रिशूल। लेकिन अगले ही पल, तुम भूल गए हो नागराज, मेरे ये अस्त्र जब मैं चाहूँ मेरे पास लौटा सकते हैं ये। क्रोध से उबलते कालदूत ने उछाल दिया नागराज की तरफ अपना त्रिशूल। लेकिन जब तक मेरे दम में दम है, नागराज का बाल भी बांका नहीं कर सकते हो आप। इस बार कालदूत के द्वारा उछाली गई काल सर्पी ने धारण कर लिया वह आश्चर्यजनक रूप, जो पहले गुरु को रखना तो नागराज को जकड़ती चली गई थी। हा हा हा, काल सर्पी अब तुम्हें तिल भर भी नहीं हिलने देगी यहाँ पर, और यह नागदंड भी नहीं देगा तुम्हें पल भर भी तड़पने का मौका। उफ, अब मृत्यु निश्चित है। नागदंड का वार कुछ नहीं देता सिर्फ मौत के सिवा। दोनों काल सर्पी के जाल में खड़े देख रहे थे अपनी मौत को। काल सर्पी के रूप में पास आता चला जा रहा था गुरु को रोकना और थोर नागराज का काल आज खत्म हो जानी थी उनकी लीला की। तभी रुक जाइए महात्मा, इस पाप की सजा नागराज और महात्मा गुरुनाथ को मत दीजिए। विसर्पी तुम जिसे इस दुष्ट ने किया है कौन? विष्णु, चीख पड़े कालदूत। ऐसा नहीं हो सकता है, नागराज को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो तुम। घायल नगीना की तरह फुकार उठी विसर्पी। हाँ, झूठ बोल रही हूँ मैं, और साथ ही झूठ बोल रही है नागमणि द्वीप की पूरी प्रजा। सच तो सिर्फ यह शैतान बोल रहा है जो तुम्हारा अपना खून है, तुम्हारा अपना पुत्र है। जो जबरदस्त रहस्य दुर्घटन था ये। गुरु को रोकनाथ है नागराज के लिए। विष्णु महात्मा कालदूत का पुत्र नहीं, ये नहीं हो सकता है। हाँ नागराज, हाँ विष्णु महात्मा कालदूत का पुत्र ही है। तभी तो सच्चाई पर धूल डालकर तुम्हें सजा देने पर तुले हुए हैं ये। तभी तो भूल गए हैं महात्मा की उन्होंने विश्व के समस्त प्राणियों को पाप और पापियों से बचाने का व्रत लिया हुआ है। तड़प उठे महात्मा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है विसर्पी, झूठा आरोप लगा रही हो तुम हम पर। हम आज भी सच्चाई और न्याय के पुजारी हैं। अपने पुत्र से कड़ी अधिक प्यारा था नायक नागराज हमें, लेकिन आज नायक नहीं रहा नागराज, खलनायक बन गया वह। नहीं महात्मा, नागराज आज भी नायक है, लेकिन उसे खलनायक बनाने का प्रयत्न किया है विष्णु ने, आपके पुत्र ने। बिफरते हुए विष्णु की तरफ पलटे महात्मा कालदूत। अभी पता चल जाएगा सारी सच्चाई का। कालदूत के तीव्र सम्मोहन में फंसकर सारी सच्चाई बयान करता चला गया विष्णु। हाँ, मैंने ही बनाया है नागराज, नायक को खलनायक नागराज। अंगारे बरसने लगे कालदूत की आंखों से यह सब सुनकर। उफ, तेरे फैलाए जाल में फंसकर एक महान अर्थ करने जा रहे थे हम। तुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है पापी। फुर्ती से घोंप दिया पूरा नागदंड कालदूत ने विष्णु की छाती में बहा डाला वह खून जो उसका अपना था। गुफा में छाए मरघट से सन्नाटे को तोड़ा महात्मा कालदूत की भर्राई हुई आवाज ने। काश तुमने वर्षों पहले हमारी बात मान ली होती तो तुम अन्याय और पाप के रास्ते पर ना चलते, और आज तुम मृत्यु के नहीं हमारे गले लगे होते। फिर नागराज और गुरु को रघुनाथ को आज़ाद किया कालदूत ने, और मैं तुम दोनों का अपराधी हूँ। तुम जो चाहो दंड दे सकते हो मुझे, वचन देता हूँ तुम्हारे हर दंड को हंसते हंसते सहूंगा मैं। बोल पड़ा नागराज। ऐसा कहकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए महात्मा, आपकी गलतफहमी दूर हो गई, हमारे लिए यही बहुत है। नागराज ठीक कह रहा है महात्मा। आगे बढ़कर नागराज को अपने सीने से लगा लिया महात्मा कालदूत ने। तुम धन्य हो नागराज, अब हम समझ गए हैं कि तुम विष्णु को सुधारने के लिए ही कुछ पलों के लिए खलनायक बने थे। तुम्हें उसका फल मिलेगा। विष्णु नहीं रहा, लेकिन उसके सभी साथी तुम्हारी सर्प सेना में अवश्य शामिल होंगे नागराज। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें मेरे प्रकोप का भोजन बनना पड़ेगा। विष्णु के साथी इच्छाधारी नागों में इतना साहस कहाँ था कि वे महात्मा कालदूत के क्रोध के कहर का सामना कर पाते। फलस्वरूप नागराज की सेना में शामिल हो गए थे वे सभी, और नागराज कहलाया विजेता नागराज। और यह अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।